हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास ट्वेल्थ में एक हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज नया चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? नया चैप्टर का नाम है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री यानी कि सतह रसायन। सतह रसायन कह लीजिए या इसको कहते हैं हम पृष्ठ रसायन। तो बच्चों, आज हम नए ऊर्जा और नए जोश के साथ एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या? सरफेस केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सतह रसायन या इसको कहते हैं पृष्ठ रसायन। यानी कि एक ऐसा चैप्टर है जहां पर किसी ठोस की सतह पर सभी प्रक्रियाएं होने वाली हैं। ऐसे हम चैप्टर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपको हम बता दें कि पीछे के जो चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, क्लास ट्वेल्थ के पीछे के जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं वो आपका पढ़ाया गया है सॉल्यूशन चैप्टर। आपका पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। सॉल्यूशन यानी कि विलयन का चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। और दूसरा जो चैप्टर आपका कंप्लीट किया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, यानी कि वैद्युत रसायन का ये चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया गया है। और तीसरा जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी। ये आपके 3 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए गए हैं। और बच्चों, इस चैप्टर की आपको तीनों चैप्टर की आपके ये प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन तीनों चैप्टर को बड़े आराम से 1 बाई करके पार्ट बनाए गए हैं। सॉल्यूशन में आपके कुल 23 पार्ट बनाए गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपके 20 पार्ट बनाए गए हैं। और केमिकल काइनेटिक्स में आपके 12 या 13 जो है पार्ट बनाए गए हैं। आप इसको आराम से एक एक करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब आपको जो YouTube पर वीडियो अपलोड है उनको आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अब हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और इन तीनों चैप्टर के वीडियो को बहुत आराम से सरलता से पढ़ाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन यानी कि पृष्ठ रसायन पढ़ेंगे। तो पृष्ठ रसायन में 3 टॉपिक, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से 3 टॉपिक में जो है कवर किया गया है। पहला टॉपिक इसमें आपका है, पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसा कि हम डाल चुके हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल चुके हैं और डिफिनीशन भी लिख चुके हैं। तो पहला टॉपिक जो हम यहाँ पढ़ेंगे ये कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है आपका यहाँ पर अधिशोषण टॉपिक है, उसके बारे में हम कवर करेंगे। पहले तो इसके बारे में हम कवर करेंगे और फिर इसके बारे में कवर करेंगे अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्शन। अभी तक आपने कभी पढ़ा है, कभी भी अगर पढ़ा होगा आपने अपने जीवन में, तो अवशोषण पढ़ा होगा, अधिशोषण नहीं पढ़ा होगा। यानी कि एडजॉर्प्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये दूसरी टॉपिक हम पढ़ेंगे। और तीसरा आपका टॉपिक क्या है यहाँ पर? कोलाइडी
विलयन है, यानी कि इंग्लिश में कहें कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम ये तीसरा टॉपिक जो है अध्ययन करेंगे। तो आपके ये 3 टॉपिक में पूरी तरीके से सरफेस केमिस्ट्री जो है, सतह रसायन, पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है, ये आपके 3 टॉपिक में जो है कवर है पूरी तरीके से, और इसको बड़ी सरलता से, बड़े अच्छे ढंग से हम इसको पढ़ते चलेंगे। और जो बच्चे अगर पढ़े भी हैं तो कृपया यह टॉपिक वो भी जो है पढ़े, उनका इस तरीके से रिवीजन होगा या कुछ नई चीज़ें यहाँ आपको बताई जाएंगी, रिवीजन होगा। और एक बार अगर वो रिवीजन कर लेते हैं तो 100% गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि आपको पूरी तरीके से बढ़िया से तैयार हो जाएगा। केवल आपको जब पेपर देना होगा बस एक निगाह आप देखकर जाएंगे तो आपका वो तैयार रहेगा। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन 2-3 नंबर के आ सकते हैं वो आप उसको बड़े आसान से इस उत्प्रेरक से 1-2-3 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे आप उसको कवर कर सकते हैं बड़े आसानी से। चलिए हम देखते हैं उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के बारे में। ठीक है, तो पहला देखिए, उत्प्रेरण और उत्प्रेरण के बारे में ये घटना कहाँ से शुरू हुई। तो देखा गया उत्प्रेरण और उत्प्रेरक जो शब्द है, इस उत्प्रेरक तथा जो उत्प्रेरण शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है किसने किया था? बर्जीलियस। सबसे पहले बर्जीलियस ने इस शब्द का प्रयोग जो है किया था। बर्जीलियस ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था उत्प्रेरक और उत्प्रेरण शब्द का। इन्होंने देखा कि कुछ रासायनिक अपक्रियाएं हो रही हैं, कुछ रासायनिक अपक्रियाएं जब होती हैं और उनमें से कोई उस अपक्रिया में रासायनिक अपक्रिया जो हो रही हैं उनमें बाहर से हम कोई पदार्थ मिला देते हैं तो रासायनिक अपक्रिया की दर क्या हो जाती है देखते हैं। जो पहले धीमी गति से चली थी वो पहले की अपेक्षा क्या होती है, बहुत तीव्र गति से चलने लगती है। इन्होंने ऐसा देखा, ऑब्जर्व किया, ऐसे इन्होंने देखा। क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो आपका पोटेशियम क्लोरेट है KClO3 है, ये पहले जो है इसको 360 डिग्री सेल्सियस पर यह अपक्रिया होती है और 360 डिग्री सेल्सियस पर जब अपक्रिया होती है पोटेशियम क्लोराइड और ये ऑक्सीजन जो है बनाती है। इसको आप बैलेंस कर लेंगे, ये आपका सॉलिड होता है। और ऑक्सीजन जो निकलती है बहुत, पोटेशियम क्लोराइड को देखा इन्होंने गर्म करके तो ये अपक्रिया क्या हो रही थी, बहुत धीमी गति से हो रही थी और ऑक्सीजन भी बहुत कम आपको मिल रही थी। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, इस पोटेशियम क्लोरेट जो है सॉलिड होता है, ये ठोस अवस्था में होता है, जब इसको यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कि ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये बाह्य पदार्थ इन्होंने मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें बाहर से इन अभिकारक के साथ मिला दिया और अपक्रिया देखा, ये 250 डिग्री सेल्सियस पर ही अपक्रिया संपन्न होती है और आपका प्रोडक्ट वही बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन जो है बनता है। लेकिन जो ऑक्सीजन एक गैस बनती है, पहले यहाँ ऑक्सीजन गैस बहुत धीमी गति से निकल रही थी, लेकिन यहाँ क्या होती है, ये तीव्र गति से जो है ऑक्सीजन निकलती है और अधिक भी ऑक्सीजन पहले की अपेक्षा प्राप्त होती है। इन्होंने ऐसा जो है ऑब्जर्व किया, ऐसा इन्होंने प्रेक्षण किया, ऐसा इन्होंने ऑब्जर्व करके देखा। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, देखा कि इन्होंने कुछ रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं और उनमें बाहर से क्या किया, बाह्य पदार्थ कुछ मिला दिया, तो उन्होंने देखा कि क्या होगा, रासायनिक क्रिया की गति उस बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में क्या होती है, तीव्र गति से होती है। क्रिया की दर बहुत जल्दी हो जाती है। जो क्रिया कई घंटों में हो रही थी, कुछ समय बाद ज्यादा समय में हो रही थी, वो क्रिया क्या होती है, कुछ सेकंडों कुछ मिनटों में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो उन्होंने देखा पोटेशियम क्लोराइड को जब 360 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन गैस बनती है, लेकिन ये धीमी गति से क्रिया होती है, ऑक्सीजन भी कम मिलती है। लेकिन जैसे ही इन्हें पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें डालकर देखा, उत्प्रेरक के रूप में इन्होंने डालकर देखा, तो ये 250 डिग्री सेल्सियस पर ही क्रिया होती है और ऑक्सीजन भी जो होती है बहुत तीव्र गति से निकलती है और अधिक मात्रा में प्राप्त होती है।
तो ये बहुत क्या हुआ, रसायन विज्ञान में इस तरीके से क्या हुआ, एक अच्छा जो है चमत्कार हुआ। इससे जो है बहुत सी रासायनिक क्रियाएं जो कई वर्षों में होती थी या कई घंटों में कई महीनों में होती थी, उससे क्या हुआ, उसको सुलझाने में, उस अभिक्रिया को जो है जल्दी से सुलझाने में जो है आसानी प्राप्त हुई। फिर इन्होंने देखा कुछ पदार्थ क्या होते थे, कुछ पदार्थ जो होते हैं जैसे आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था, इन्होंने देखा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 जो आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड था, इन्होंने देखा कि ये अभिक्रिया पहले तेजी से होती है। ये अभिक्रिया क्या होती है, पहले तेजी से होती है। ये जल और ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, टूट जाती है 100 टेम्परेचर पर। इस तरीके से क्या होती है, पहले इस तरीके से होती है, लेकिन तीव्र गति से होती है। अभिक्रिया क्या होती है, पहले देखते हैं कि मतलब ये तीव्र गति से कुछ चलती है क्रिया, लेकिन जब यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है इसके ऊपर इन्होंने एक उत्प्रेरक लगाया H3PO4 यानी कि फास्फोरिक अम्ल इन्होंने लगाया, फास्फोरिक अम्ल लगाया या यानी कि इसमें डाला थोड़ी सी मात्रा, तो देखा क्या होता है, H2 जो आपकी बनती है और ऑक्सीजन जो बनती है, इसकी दर क्या होती है, धीमी हो जाती है। यानी कि जो पहले जल्दी हो रही थी क्रिया, वो अब क्या हो रही है, देर में हो रही है। जो तीव्र गति से हो रही है क्रिया, अब वो क्रिया क्या हो रही है, देर में हो रही है, वो बहुत ज्यादा समय अब ले रही है। यानी कि इन दोनों निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने यही निकाला कि कुछ बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जाती है और कुछ बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर जो हमने घटना बताया, अभिक्रिया की दर जो थी, ये दर बढ़ने की घटना हमने यहाँ बताया, और इसमें क्या होता है, अभिक्रिया की जो दर थी यहाँ घटने की घटना हमने आपको बताया यहाँ पर। तो इस आधार पर जो बर्जीलियस ने देखा और इसी आधार पर एक परिभाषा दिया गया, और परिभाषा क्या दिया गया, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण की क्या हुई, और जो ये सब अभिक्रिया की दर में कमी और जो वृद्धि की घटना हो रही है, अभिक्रिया की दर बढ़ रही है, घट रही है, इस प्रकार की जो घटना हो रही है, इसको इन्होंने कहा उत्प्रेरण कहा। और जो अभिक्रिया की दर बढ़ और घट रही है, इसको कहा उत्प्रेरक। यानी कि जो बढ़ा रहे हैं अभिक्रिया की दर को, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उनको क्या कहा, यानी कि अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उनको उन्होंने कहा उत्प्रेरक कहा। तो बर्जीलियस ने ऐसे पदार्थ को क्या कह दिया, उत्प्रेरक कहा। और जो इस प्रकार की उसमें ये घटना हो रही है, घटने और बढ़ने की जो घटना हो रही है, उसको उन्होंने क्या कह दिया, उत्प्रेरण कहा। तो इस आधार पर ओस्टवाल्ड ने एक नई जो है परिभाषा दिया। तो ओस्टवाल्ड के अनुसार परिभाषा क्या दिया गया, परिभाषा ओस्टवाल्ड के अनुसार हम देखते हैं। तो ओस्टवाल्ड ने बताया कि वह बाह्य पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित माने घट या बढ़ जाती है, परंतु याद रहे, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में भार व रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ये उत्प्रेरक कहलाता है। तथा अभिक्रिया की दर में परिवर्तन की घटना को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। तो ऑब्जर्व करके इन्होंने बार बार देखा कि जो उत्प्रेरक है, पहले उत्प्रेरक को मिलाया, उसमें तौल कर मिलाया, कितनी मात्रा मिला रहे हैं, और क्या उसका रासायनिक संगठन था उसको भी देखा, और क्रिया होने के उपरांत भी देखा, भार में उतना ही वो क्या होता है, बचा रहता है, और उसके रासायनिक संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उत्प्रेरक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, केवल परिवर्तन जो अभिकारक होता है उसी में होता है, वो प्रोडक्ट में जो है बदल जाता है। लेकिन जो बाहर से पदार्थ हम उत्प्रेरक के रूप में यूज कर रहे हैं, उसके भार में, उसके रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक यह भी बताया कि हाँ, इसके भौतिक अवस्था में ये हो सकता है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अगर आप एक ठोस के रूप में लिए हो, एक बड़े ढेले या ठोस के रूप में आपने उत्प्रेरक को यूज किया, तो ये ऐसा हो सकता है कि वो उसके पाउडर, उसके छोटे छोटे कण, उसके चूर्ण जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने परिभाषा दिया। तो परिभाषा बहुत ही आसान सा परिभाषा है, आप इसको याद कर लेंगे। तो वह बाह्य पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में, जब अभिक्रिया आपकी हो जाती है, अभिक्रिया के अंत में देखा गया कि उसके भार में, उसके रासायनिक
उसके भार व उसके रासायनिक संगठन में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तथा अपक्रिया की दर में जो इस प्रकार की वृद्धि और कमी की घटना हो रही है, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में परिभाषा आ गया होगा। ठीक, ओके, तो परिभाषा आप लिख लेंगे उत्प्रेरक की। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, वह बाह्य पदार्थ जिसकी उपस्थिति मास से किसी रासायनिक क्रिया की दर क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, यानी कि घट या बढ़ जाती है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में भार व रासायनिक दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तथा इस प्रकार अभिक्रिया की दर में परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं, हम उत्प्रेरक कहते हैं। तो ऐसे इन्होंने घटनाएं यहाँ पर देखी कुछ अभिक्रियाओं में, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया। अब देखते हैं उत्प्रेरक के, तो ये हो गया। अब उत्प्रेरक का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया कि उत्प्रेरण क्या होता है, उत्प्रेरण एक घटना होती है। उत्प्रेरक क्या होता है, एक बार पदार्थ होता है जो क्रिया की दर को बढ़ाता या घटाता है, और ये जो क्रिया की दर बढ़ने और घटने की जो घटना होती है, उसमें फिनोमिनन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, वह पदार्थ जिसकी पश्चिमात्य क्रिया की दर घट या बढ़ जाती है, उत्प्रेरक कहलाती है। और इस प्रकार अभिक्रिया की दर घटने या बढ़ने या अभिक्रिया की दर में परिवर्तन की घटना को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बढ़िया होगा, और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बढ़िया से याद हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं उत्प्रेरक का वर्गीकरण देखते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या, उत्प्रेरण का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण का वर्गीकरण। उत्प्रेरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। तो पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण। पहला हम देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस on the basis of physical state, ठीक, दिखाई दे रहा है, बढ़िया, ओके। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर ये दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं आप लिख सकते हैं, ये कितने हैं, ये दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। पहला आपका है इसमें समांगी उत्प्रेरण, होमोजेनियस कैटालिसिस, ठीक,
होमोजीनियस कैटालिसिस। हेडिंग डालिए। समांगी उत्प्रेरण क्या है? नाम से है समांगी उत्प्रेरण क्या है, यानी कि जब किसी रासायनिक क्रिया में, देखिए कुछ नहीं करना इसमें, बहुत ही आसान तरीका है, केवल आपको रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट है उसको पकड़ना है। रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्प्रेरक को आपको पकड़ना है। जब किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक कौन हो? अभिकारक तथा उत्प्रेरक क्या हो? समान भौतिक अवस्था में हो। क्या हो? समान भौतिक अवस्था में हो। समान भौतिक अवस्था में हो यानी कि अभिकारक और उत्प्रेरक आप क्या हो सकते हैं? अभिकारक आपका ठोस हो सकता है, उत्प्रेरक आपका क्या हो सकता है? ठोस। तभी तो समान भौतिक अवस्था। अभिकारक आपका द्रव हो सकता है, उत्प्रेरक भी आपका क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है। अभिकारक आपका गैस हो और उत्प्रेरक भी आपका क्या हो? गैस हो। ऐसा आपका हो, इस कंडीशन पर आपका लागू है। यहाँ पर इस तरीके के हो। उत्प्रेरक ठोस द्रव गैस, मतलब अभिकारक अगर आपका ठोस है तो उत्प्रेरक भी ठोस हो। द्रव आपका ठोस है, द्रव अगर आपका अभिकारक द्रव है तो ये भी उत्प्रेरक भी द्रव होना चाहिए। अगर अभिकारक गैस है तो ये भी क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। तो परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं? जब किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही एक ही भौतिक प्रवस्था में उपस्थित होते हैं, एक ही भौतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्योंकि ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो एक प्रकार से समांगी मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समांगी मिश्रण बनाते हैं। तो डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों ही एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तथा समांगी मिश्रण बनाते हैं। समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। आप नोट करेंगे इसको। समझ में आ रही होगी परिभाषा? कुछ भी इसमें करना नहीं है, थोड़ा सा आपको केवल ध्यान देना है। क्या होना चाहिए? अभिकारक एक ही भौतिक अवस्था में और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होने चाहिए। जब किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों ही एक ही भौतिक अवस्था में उपस्थित हो तथा ये दोनों मिलकर क्या बनाए? समांगी मिश्रण बना ले, तब इसको हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आप जो है लिख लेंगे। और उत्प्रेरक को क्या कहते हैं हम? समांगी उत्प्रेरक। और जो उत्प्रेरक किसमें होता है? उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले, इसका नोट कर लीजिए। इसको एग्जाम्पल ले। चलिए समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोरेट, यही है आपका। ये सॉलिड होता है, ठोस होता है,
और उत्प्रेरक जो यूज किया गया, उत्प्रेरक MnO2 की उपस्थिति में ये भी सॉलिड होता है, ठोस होता है, ठीक। और इसको जब 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो 2KCl और बनता है ऑक्सीजन गैस बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनता है, इसका सॉलिड बनता है। तो देखिए यहाँ अभिकारक ठोस अवस्था में, उत्प्रेरक भी क्या है, ठोस अवस्था में, तो अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही भौतिक अवस्था में है, अतः ये उदाहरण किसका होगा, समांगी उत्प्रेरक का होगा। दूसरा एग्जांपल लीजिए आप, दूसरा एग्जांपल आप लिखेंगे, शेष कक्ष विधि से H2SO4 का निर्माण जब करते हैं हम, तो यह भी समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण होता है। इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, और उत्प्रेरक जो यहाँ पर यूज किया जाता है वो NO होता है और ये भी गैस होता है, इसको कहते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होता है। तो देखिए और क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन होती है, केवल ये वाली जो रिएक्शन होती है, ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें अभिकारक आपके दोनों ही गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और उत्प्रेरक भी आपका क्या है, गैस है। तो ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होता है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में आपका पानी मिला दिया जाता है, उचित मात्रा में पानी मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है ये, ओके। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, यानी कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, गन्ने के रस का प्रतीपन, जिसको कहते हैं क्या है, C12H22O11 प्लस H2O। ये क्या है आपके, सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन कैसा है, द्रव अवस्था में है। यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 जो होता है ये उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है। अभी क्या है, ये भी आपका क्या है, द्रव है, लिक्विड है, तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, समान प्रावस्था में है, और बनाते क्या है, ग्लूकोज और प्लस क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज और क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। तो यह भी क्या आपका, दोनों एक ही भौतिक अवस्था में उत्प्रेरक और यह, इसलिए ये क्या है, समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। तो इसको आप लिखेंगे उदाहरण। इसी तरीके से आपका चौथा एग्जांपल अगर हम ले लें, एथिल एसीटेट का CH3COO3 एथिल एसीटेट कैसा होता है, ये द्रव होता है, लिक्विड होता है। इसका किया जाता है क्या, जल अपघटन जब करते हैं, इसका जल अपघटन, तो ये द्रव है, ये क्या है, द्रव है, ये भी आपका द्रव है, लिक्विड है, और इसका डाइल्यूट H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर अपक्रिया की दर को ये बढ़ाता है, तो ये भी आपका क्या है, एक द्रव ही है। तो ये क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है, और प्लस क्या बनाता है, एथिल एल्कोहल, यानी कि C2H5OH। तो यह भी क्या है, यहाँ पर अभिकारक ये क्या है, द्रव अवस्था में है, उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में है, अतः ये क्या है, समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। नोट करेंगे इसको। ये 4 एग्जांपल आपको हम दे चुके हैं, और भी दे दें कोई एग्जांपल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका आयोडीन की उपस्थिति में, आप एग्जांपल लिखेंगे, आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये कैसा होता है, लिक्विड, और आई नेगेटिव जो होता है, आयोडाइड आयन होता है, ये भी लिक्विड होता है, ये उत्प्रेरक का काम करता है। ये इसकी उपस्थिति में H2O और प्लस ऑक्सीजन गैस बनाती है।
तो ये आपका पांचवा एग्जाम्पल है, ये भी द्रव में है, उत्प्रेरक भी द्रव में है, अतः ये क्या है, समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। इसी तरीके से आपका एक और ले लेते हैं, छठवां आपका है एस्टेल्डिहाइड होता है, CH3CH2 एस्टेल्डिहाइड डिहाइड है। ये भी आपका क्या है, ये गैस अवस्था में है, और आयोडीन आपकी क्या होती है, ये भी गैस अवस्था में होती है। ये आपका उत्प्रेरक है, इससे क्या बन जाता है, मीथेन बन जाता है, मीथेन बनता है यहाँ पर इसका, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा प्रकार क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण इंग्लिश में कहते हैं इसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है, ठीक जो है आपका होमोजीनियस का ठीक उल्टा यहाँ पर डिफिनीशन है। यानी कि जब यहाँ पर देखिए दूसरा, यानी कि जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था या प्रावस्था क्या होती है, अलग अलग होती है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। और जिसमें उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, जिसमें उत्प्रेरक प्रयुक्त है, उसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। और ये क्या बनाते हैं, आपस में दोनों मिलकर एक विषमांगी मिश्रण बना लेते हैं। ये देखिए डिफिनीशन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था, अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है तथा वह विषमांगी मिश्रण बनाते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है तथा उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। या सीधा आप ऐसे कहें, ये तो परिभाषा इतना बहुत लंबा हो गया है, चाहे तो आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न होती है तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक जो होता है उसको हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। इस प्रकार से आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल क्या है, जैसे आप हैबर विष से अमोनिया बनाते हैं, एग्जांपल क्या बनाते हैं, हैबर विष से अमोनिया का निर्माण। केवल हम एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, लेकिन ये नाम बता रहे हैं क्यों, ताकि आपको मालूम है ये हैबर विष से अमोनिया बनाया जाता है। हैबर विष से अमोनिया जब बनाते हैं तो नाइट्रोजन गैस लिया जाता है और क्या लेते हैं हम, हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ये गैस है। और उत्प्रेरक यहाँ पर यूज किया होता है आपका आयरन उत्प्रेरक होता है। देखिए गैस है और आयरन उत्प्रेरक क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। तो ये ठोस है और एक गैस है, दोनों की भौतिक अवस्था क्या है, अलग अलग है, अतः ये विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो ये क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ये क्या है, आयरन जो होता है ठोस उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर ये गैस अवस्था में है, ये अभिकारक क्या है, गैस अवस्था में है, जबकि उत्प्रेरक क्या है आपका ठोस अवस्था में है। अतः हैबर विष से अमोनिया का जो निर्माण होता है वो क्या है, विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। चलिए पहला एग्जांपल हो गया आपका ये। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ओस्टवाल्ड विष से नाइट्रिक अम्ल बनाना। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ठीक, ओस्टवाल्ड विष से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो कैसे होता है, वहां पर अमोनिया होती है, अमोनिया और ऑक्सीजन होता है। अमोनिया एक गैस होती है और ऑक्सीजन आपका ये होता है, देखिए ये 4 और ये 5 लिया जाता है। और यहाँ उत्प्रेरक जो होता है प्लैटिनम उत्प्रेरक होता है, जो कि ये ठोस है, ये क्या है, ठोस उत्प्रेरक है, ठोस उत्प्रेरक। तो ये गैस है, अभिकारक आपके क्या है, यहाँ पर गैस अवस्था में है, उत्प्रेरक क्या है, ठोस अवस्था में। तो यहाँ क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है और प्लस क्या होता है आपका 6H2O, ये लिक्विड बनती है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि ये नाइट्रिक अम्ल का निर्माण है। लेकिन ये वाली जो अभिक्रिया होती है, इसमें 3 अभिक्रिया होती है, लेकिन ये जो ये अभिक्रिया होती है ये क्या होती है आपकी, आपको केवल यही अभिक्रिया एक ही देनी है। तो नाइट्रिक अम्ल तो अभी बना नहीं है,
लेकिन नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ये जो पहली अभिक्रिया यहाँ चलती है ये क्या होती है, प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में चलती है, जो कि ठोस उत्प्रेरक होता है। तो ये बिस्मांगी उत्प्रेरक का उदाहरण आपका है। अगर यहाँ नाइट्रिक अम्ल आप बनाना चाहते हैं तो फिर ये क्या होता है, जो आपका NO होता है, ये ऑक्सीजन से फिर रिएक्शन करता है, तब ये बना लेता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। अब फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है, यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये जल से रिएक्शन करके क्या बना लेती है, नाइट्रिक अम्ल बना लेती है और NO बना लेती है। तो ये नाइट्रिक अम्ल आपका बन गया, नाइट्रिक एसिड। लेकिन ये इसको आपको देने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतने से आपका काम चलेगा यहाँ पर। लेकिन हमने निर्माण पूरा बता दिया आपको कैसे बनता है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं इसके, 2 एग्जाम्पल हो गए, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जब संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण जब किया जाता है संपर्क विधि से, संपर्क विधि में सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो भी जैसे शीर्षकक्ष विधि में था सेम वही प्रोसेस है, बस वहां उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस था और यहाँ पर एक गैस है। और यहाँ क्या होता है, प्लैटिनम उत्प्रेरक होता है। प्लैटिनम क्या है, ठोस होता है, या फिर जो है V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड ये भी क्या होता है, ठोस होता है। चाहे ये उत्प्रेरक यूज करें या फिर ये, दोनों ही उत्प्रेरक इसी में यूज किए जाते हैं। या तो प्लैटिनम महंगा होने की वजह से वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज जो है आधुनिक में किया जाता है। तो क्या बनाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो ये वाली जो अभिक्रिया विशेष है, ये जो है देखिए यहाँ पर एक क्या है, गैस आपके हैं अभिकारक और उत्प्रेरक क्या है, ठोस है। अतः ये बिस्मांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल बना नहीं, फिर आपको हमने बताया वही कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड में आप जो है जल उचित मात्रा में मिला देंगे, तब आपका क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देखिए। चौथा आप एग्जाम्पल देखेंगे, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल ऑयल जो होता है आपका, यानी कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजन गैस, ये आपका लिक्विड हो गया और ये जो है आपका गैस हो गया। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, निकिल उत्प्रेरक, निकिल उत्प्रेरक कैसा होता है, ठोस। ये आपका निकिल उत्प्रेरक क्या है, ठोस है। तो यहाँ क्या बन जाता है, वेजिटेबल जो है क्या बन जाता है, घी बनता है। वनस्पति तेल से क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। और इस प्रक्रिया को कहते हैं तेलों का कठोरीकरण, और 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है तेलों का कठोरीकरण, यानी कि हार्डनिंग ऑफ ऑयल, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, क्योंकि तेल आपका द्रव है और ये वनस्पति घी क्या हो जाता है, ये आपका सॉलिड बन जाता है, ठोस। ये लिक्विड से क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, इसलिए तेलों का कठोरीकरण कहते हैं। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, वो निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। संपर्क विशेष सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, प्लैटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। शीर्षकक्ष विशेष सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो है यूज किया जाता है। और है संपर्क विशेष सल्फ्यूरिक अम्ल हो गए। ठीक है, तो ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूज किए जाते हैं ये सब। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने आपको रिएक्शंस जो है बता दिया है। या आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो आपका विघटन होता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन जो होता है प्लैटिनम ठोस उत्प्रेरक, ये आपका लिक्विड होता है, ठोस उत्प्रेरक होता है। प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, ये H2 और जो है ऑक्सीजन जो है गैस में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक, और जगह होते एक एग्जाम्पल और दे दें, नीचे है, नीचे है एक और, हाइड्रोजनीकरण में, हाइड्रोजनीकरण ये भी आपका, हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, जैसे आपका द्विबंध का कंपाउंड है आपका, या 3 बंध का कंपाउंड है, एथिलीन है, इसको हाइड्रोजन
गैस आपका है, ये भी आपका क्या है, गैस है। और यहाँ आपका निकिल उत्प्रेरक यूज किया जाता है 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये निकिल आपका क्या है, यहाँ पर उत्प्रेरक है। और उत्प्रेरक एक कैसा है, आपका ठोस है। तो क्या बनता है यहाँ पर, एथिलीन से क्या बन जाता है, एथेन बन जाता है, CH3CH2। एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन, और ये पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये क्या बन गया आपका, एथेन बन गया। और ये क्या है, एथिलीन यानी कि एथीन। तो ये जो है ढेर सारे आपके एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। तो आपको ये वीडियो जो है पढ़ेंगे तो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आपको अगर पसंद वीडियो आता है हमारी, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जो है बताएं और वो वीडियो को जो है हमारे देखें। ठीक है, तो आपको अगर आप पढ़े हैं, आप रिवाइज करेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। और ढेर सारे एग्जाम्पल इस चैप्टर में, आपको बहुत से एग्जाम्पल जो है उत्प्रेरक में आपको याद करना है। जितने एग्जाम्पल आप याद कर पाएंगे, ऐसे कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, फला रिएक्शन में कौन से उत्प्रेरक यूज किए जाते हैं, कंप्लीट करने के लिए पूछे जाते हैं। तो आपको मैं ढेर सारे आपको एग्जाम्पल इसमें चैप्टर में आपको बताऊंगा उत्प्रेरक से संबंधित। तो आपको बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा, किसी भी कंपटीशन से आपके कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। ठीक है, हम फिर इसके बाद उत्प्रेरण का जो है अगला वर्गीकरण लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।